Hello dear students, today I am here with the video of history chapter 6 weavers, iron smelters and the factory owners. As we learned in our previous chapters about the arrivals of East India Company in India, जैसे कि हमने previous chapters में East India Company के बारे में पढ़ा था कि कैसे East India Company ने कंपनी आकर इंडिया में सेटल हुई and how they रूल इन अवर इंडिया, कैसे उन्होंने अपने इंडिया के ऊपर रूल किया। जैसे कि हमने पढ़ा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे या ब्रिटिशर्स जो थे, उनको इंडिया के जो टेक्सटाइल या फिर हम स्पीसीज़ कह सकते हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। तो इस चैप्टर में हम टेक्सटाइल के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादा। वीवर्स, इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट, द रिच हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑफ इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है उसका टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो मेन ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आने का एक मेन मकसद, एक मेन रीज़न ये भी था क्योंकि वो लोग इंडिया के टेक्सटाइल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया हैव द पॉपुलर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स। इंडिया का जो हर एक रीजन है, डिफरेंट रीजन जो हैं इंडिया के, दे आर पॉपुलर फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ द क्लॉथ्स। लाइक पंजाब इज़ फेमस फॉर द फुलकारी एंड मध्य प्रदेश इज़ फेमस फॉर द चंदेरी एंड महाराष्ट्र फेमस फॉर द पठानी, वेस्ट बंगाल फेमस फॉर द जामदानी एंड अरुणाचल प्रदेश फेमस फॉर द जानते हैं आज भी इंडिया के कुछ ऐसे फैब्रिक्स हैं जो कि इवन टुडे जो आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड भी फेमस हैं। द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल रिफ्लेक्टेड द इंग्लिश वर्ड्स दैट हैव देयर ओन ओरिजिन इन इंडियन लैंग्वेजेस। जैसे कि कुछ फैब्रिक्स हैं लाइक टेक्सटाइल विद द इंडियन रूट्स लाइक मशलीन, छिंट्स, बंदाना एंड द कलीको। यूरोपियन रिस्पॉन्स टू द इंडियन टेक्सटाइल, अब जो यूरोपियंस थे उनका क्या रिस्पॉन्स था, मतलब उनके ऊपर क्या इसका असर हुआ था। इंडियन टेक्सटाइल वर पॉपुलर अमंग द यूरोपियंस। जो इंडियन टेक्सटाइल था, जैसा कि हम जानते हैं, वो बहुत फेमस था यूरोपियन में, ब्रिटिशर्स में। हाउ एवर द यूरोपियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स सॉ दिस, जैसे कि जो यूरोप में जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स करते थे, उन्होंने देखा कि जो इंडिया का टेक्सटाइल है उससे उनको बहुत थ्रेट हो रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उस टाइम पे टू डेवलपमेंट्स हुई थी जिसके कारण जो इंडिया का टेक्सटाइल था वो बंद कर दिया गया था इंग्लैंड में। द कलीको एक्ट ऑफ 1720, कलीको एक्ट क्या था? द कलीको एक्ट ऑफ 1720 बैंड द इम्पोर्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल इनटू द इंग्लैंड। द कलीको एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसने इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो इंग्लैंड में बैन कर दिया गया था। इट वॉज डन इन रिस्पॉन्स टू इंडिया, पर्टिकुलरली बंगाल, विच डोमिनेटेड वर्ल्ड कॉटन टेक्सटाइल मार्केट एट दैट टाइम। द एक्ट वॉज पास्ड बिकॉज पीपल प्रेफर्ड इंडियन टेक्सटाइल। इंग्लैंड में इसको पास क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर इंडियन टेक्सटाइल को प्रेफर करते थे, बट उसका अफेक्ट जो था वो ब्रिटिशर मैन्युफैक्चरर्स को पड़ता था क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो मार्केट में अनसोल्ड थे, क्योंकि वो सोल्ड नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे मोस्टली पीपल इंडियन टेक्सटाइल को प्रेफर करते थे। द सेकेंड डेवलपमेंट क्या थी? टेक्नोलॉजिकल इन्वेशंस। उस टाइम पे क्या टेक्नोलॉजिकल इन्वेशंस हुए? द इंडियन रिवोल्यूशन, इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन इंट्रोड्यूस मोर टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्री में जब क्रांति आई, तो किस तरीके से उन्होंने नई टेक्नोलॉजी से नई मशीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया। लाइक स्टीम इंजन था, पावर लूम था, स्विंग मशीन्स थी, स्पिनिंग जानी थी। अब स्पिनिंग जानी वॉज अ मल्टी स्पिंडल स्पिनिंग फ्रेम। ये जैसे कि हम पिक्चर में देखते हैं, दिस इज़ द स्पिनिंग जानी। इससे क्या होता था कि वो इस टाइम को भी, मतलब जो उनका अमाउंट ऑफ टाइम था वो भी कम हो गया था और कम टाइम में वो ज़्यादा क्लॉथ को प्रोड्यूस कर पा रहे थे बाय द हेल्प ऑफ दिस स्पिनिंग फ्रेम। द यूज़ ऑफ मशीन रिजल्टेड इन द मास प्रोडक्शन। इस मशीन्स के यूज़ से उनका जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा मात्रा में होने लगा। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल डिक्रीज्ड, और जो टेक्सटाइल को बनाने की जो भी कॉस्ट होती थी वो कम कर दी गई। देयरफॉर यूरोपियन प्रोडक्ट्स बिकेम चीपर इन द कंपैरिजन ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट्स।
और इसीलिए जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स थे वो सस्ते हो गए इन द कंपैरिजन ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास अब ये मशीन्स हो गई थी, जिसके कारण वो उनकी जो कॉस्ट थी, जो भी वो प्रोडक्ट टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करते थे उसकी कॉस्ट उन्होंने कम कर दी थी। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, अब जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसका डिक्लाइन मतलब उसका पतन कैसे हुआ। द इंडियन टेक्सटाइल डिक्लाइंड अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल में ही इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन हुआ था। उसके 4 फेजेस थे। वो फेजेस क्या थे? फर्स्ट फेज़ क्या था? सिचुएशन बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश के इंडिया में आने से पहले उनकी क्या सिचुएशन थी मर्चेंट और ट्रेडर्स की? द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज प्रोस्पेरियस, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरियस थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बट द मर्चेंट पेड द वीवर्स इन एडवांस फॉर द क्लॉथ, जो मर्चेंट होते थे, व्यापारी होते थे, वो वीवर्स को एडवांस पे करते थे क्लॉथ के लिए, एंड देन वीवर सप्लाइड वुमन क्लॉथ टू द मर्चेंट, और बाद में जो सब वीवर्स होते थे वो मर्चेंट्स को क्लॉथ देते थे। देन सेकंड फेज़ क्या था? एंट्री ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। अब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के आने के बाद क्या हुआ? मैनी यूरोपियन टुक परमिशन फ्रॉम द लोकल रूलर्स, बहुत सारे यूरोपियंस ऐसे थे, यूरोपियन ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने लोकल रूलर्स जो थे उनसे परमिशन ले ली उन्हीं के टेरिटरी में, उन्हीं के एरिया में ट्रेड करने की। देन उन्होंने क्या किया? द वीवर्स इन दीज टेरिटरीज कुड चूज टू सेल देयर क्लॉथ टू द यूरोपियन ट्रेडर्स हु पेड दम द मोस्ट। अब वीवर्स सिर्फ उन्हीं टेरिटरीज में क्लॉथ को सेल करते थे जहाँ पे यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे उनको ज़्यादा पे करते थे। देन द यूरोपियन ट्रेडर्स सेड इंडियन टेक्सटाइल इन द यूरोपियन मार्केट दस इंक्रीज देयर पॉपुलैरिटी, और इस तरीके से उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो ज़्यादा हो गई। थर्ड फेज़ क्या था? आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड कंट्रोल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉपरली इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया, उसकी टेक्सटाइल मार्केट के ऊपर, स्पेसिस मार्केट के ऊपर, देन क्या हुआ? द ईस्ट इंडिया कंपनी पेड द वीवर्स इन एडवांस टू सप्लाई द क्लॉथ, क्योंकि जो भी वीवर्स थे उनको एडवांस में पे किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, एंड उन्होंने उनके ऊपर एक रूल भी लागू किया था, जो रूल क्या था कि वो किसी और मर्चेंट को या किसी और ट्रेडर को अपना क्लॉथ नहीं सेल करेंगे। द कंपनी इम्पोज हैवी ड्यूटी ऑन द क्लॉथ फ्रॉम द इंडिया के पास जो भी क्लॉथ आता था उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज़ लगाई हुई थी। ब्रिटिश क्लॉथ वो सोल्ड एट द चीपर रेट्स इन द इंडिया, जो ब्रिटिश क्लॉथ था उसको सस्ते दामों में बेचा जाता था, जिसके कारण जो क्या था, इंडियन का फैब्रिक जो था उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अब फोर्थ फेज़ क्या था? चीपर ब्रिटिश फैब्रिक्स। अब जब ब्रिटिशर्स के पास मशीन्स थी कपड़े को प्रोड्यूस करने के लिए, तो क्या हुआ, लोगों ने मशीन से बना कपड़ा ज़्यादा पसंद करना शुरू किया, और इस तरीके से जो इंडियन टेक्सटाइल था उसका डिक्लाइन हो गया।